हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। हम लोग आरओ और एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज अपनी लगा रहे हैं। सामान्य हिंदी की भी श्रृंखला चल रही है और साथ ही साथ हमारी सामान्य अध्ययन की भी चल रही है। सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने इतिहास और भूगोल इन दो सब्जेक्ट के 140 प्रश्न 140 प्रश्न करके कंप्लीट कर लिए हैं। ये अगला जो हम लोग ये लेके आए हैं आज वो है हमारा पॉलिटी का। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी के 140 प्रश्न देखते हैं। आपको पहले देखिए मेरा आंसर मैं दूं उससे पहले आपको पॉज कर देना है और अपना आंसर लिख लेना। उसके बाद मिलान करना है कि 140 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध है? तो हमें पता है कि भारतीय संविधान में कितने टोटल भाग हैं, हमारे 22 भाग हैं। ठीक है, कितनी अनुसूची हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारे 22 भाग हैं और इन भाग में से आपसे पूछा जा रहा है कौन से भाग में आपातकाल का उपबंध है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ जो सही हो जाएगा वो है भाग 18 में। तो पहले प्रश्न की हमारी ये व्याख्या है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जबकि जो और दिया गया है भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 जो है हमारा वो राजभाषा से संबंधित है। अब आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ठीक है, 352 360 तक। 356 में हमारा जो कि जिसमें है हमारा राष्ट्रपति शासन से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, वाह आक्रमण और युद्ध, ये उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? और नीचे आपको कूट दिए गए हैं कि ए बी सी के तहत और बी सी और 4 के तहत, ए सी और 4 के तहत। यहाँ 4 मतलब डी की जगह इन्होंने 4 लिख दिया है। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए आंतरिक अशांति पहले था लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। तो अब सिर्फ सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, इसके तहत ही अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा जो हमारी वो की जा सकती है। देखिए कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत तीन आपात की घोषणा 3 आधार पर की जा सकती है। मतलब अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा जो है 3 आधारों पर की जा सकती है। कौन कौन सी? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। पहले जो ये सशस्त्र विद्रोह लिखा है इसकी जगह आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, लेकिन आंतरिक अशांति शब्द को हटा के अब वहाँ सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 19 जब इन्होंने 1975 में जो लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया इंदिरा गांधी ने, उसके बाद ही ये लागू हुआ था संशोधन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? मतलब पहले था कि पूरे भारत में ही लग सकता है, लेकिन फिर बाद में क्या आ गया कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में भी मतलब ये उद्घोषणा की जा सकती है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान आया? तो ये हमारा आया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। और हमारा आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में। अगला देखते हैं कि 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है उस समय कौन राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी,
लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी आपातकाल की, लेकिन ये कितने समय के अंदर दोनों सदन, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों से अनुमोदित होनी चाहिए। अगर लेकिन ये ना अनुमोदित हो, अगर मान लो वो नहीं भी अनुमोदित करते हैं, तो कब तक वो लागू रहेगी राष्ट्रपति द्वारा की गई, और कितने समय बाद फिर वो समाप्त हो जाएगी? तो अगर नहीं भी सदन से अनुमति मिलती है, उसके बावजूद भी पता है आपकी 30 दिन तक तब भी लागू रह सकता है आपातकाल, 30 दिन तक। ठीक है, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगी अगर सदन उसका अनुमोदित नहीं करते हैं तो। अगला देखते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। ये कथन कहे जा रहे हैं, आपको इस पर विचार करना है। दूसरा है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। तो आपको इनमें से कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। देखिए, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा जो करता है वो कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, उसके लिए संसद में सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती कि तब वापस ले पाएगा, नहीं, वो कभी भी ये उद्घोषणा कर सकता है और उसे वापस ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लो राष्ट्रपति वापस नहीं ले रहा है, लेकिन लोकसभा को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वापस लेना चाहिए, तो वो बहुमत पारित करके भी, लोकसभा बहुमत पारित करके उसे वापस ले सकती है, और तब वो बाध्य हो जाएगा राष्ट्रपति अपनी आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए। ठीक है, चलिए, ये शक्ति लोकसभा को दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है। वह अपनी कार्यपालिका शक्ति को किस रीति से पालन करे, मतलब ये संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि राज्य किस तरह से अपने कार्यपालिका शक्ति की रीति का पालन करे। दूसरा, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। और तीसरा है हमारा कि संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। तो आपको बतानी है कि कौन सा कथन सही है इसमें। देखिए, इसमें हमारे ये तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तीनों ही, कि जब राज्य में देखिए राष्ट्रपति शासन लगा होता है, तो वहाँ की कार्यपालिका जो होती है वो संघ के आदेश के अनुसार ही एक्चुअली कार्य करती है, क्योंकि उस समय राज्यपाल के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। और राज्यपाल किसका प्रतिनिधि कहा जाता है? कि भाई केंद्र का प्रतिनिधि है। और राज्य सूची के विषय पर सभी कानून बना सकती है संसद, और संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में जब नहीं रहती, उसके 6 माह बाद वो समाप्त हो जाती है। तीनों ही आपके कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न हमारा है कि संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की घोषणा जो है वो कितने समय लागू रह सकती है? राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, संसद ने अनुमोदित कर दिया, फिर उसके बाद कितने टाइम तक के लिए वो आपात जो है वो लागू रह सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसके बाद देखिए 6 माह तक लागू रहता है। एक बार और अगर चाहें तो 6 माह के लिए और लागू रह सकता है, लेकिन तीसरी बार बढ़ाने से पहले फिर इनको चुनाव आयोग से भी सहमति लेनी पड़ती है, उससे परामर्श करना पड़ता है। तो 2 बार संसद अनुमोदित करके आपात लागू रख सकती है, लेकिन तीसरी बार लगाने के लिए उसको चुनाव आयोग से परामर्श करना पड़ता है। यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपात की, यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात नहीं थी,
मैं जो आपको बता रही हूँ 6 माह वाला, उसके बाद चुनाव आयोग की अनुमति, वो देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है उसके लिए है। ये 6 माह करके अनिश्चित काल तक कभी भी लगाए रह सकते हैं आपात, ये ठीक है, संसद द्वारा जो राष्ट्रीय आपात, जो मतलब जो देश में लगता है आपात, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 हमारी है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, अब ये राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है, आपको बतानी है। तो ये हमारा की जाता है कि 356 के तहत, आर्टिकल 356। अगला है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, कि जब आपातकाल लगता है उस दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आपको किस अनुच्छेद से पता चलता है। तो ये अनुच्छेद 58 और 59 दोनों में ही, इस दोनों से ही हमें पता चलता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में आपको विचार करना है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी, ये सही है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। तो उच्च न्यायालय से देखिए कोई मतलब नहीं, उच्च न्यायालय एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था होती है, न्यायालय बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो सर्वोच्च इकाई है, न्यायालय की, उच्च न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो होता है, अगर कुछ करेगा तो वो, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की कोई शक्तियों को अपने हाथ में देखिए नहीं ले सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगता है कार्यपालिका के लिए, ना कि न्यायपालिका के लिए। तो जो हमारे राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ होती हैं वो संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। हमारा यही एक ए ऑप्शन जो है वो एकदम सत्य है। अगला देखते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू रह सकता है। अब ये राज्य की देखिए बात आई है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने दिन तक लागू रह सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितने दिन, 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। अब इसका देखिएगा, अगला प्रश्न है जो हमारा, वो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई, आपको बताना है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी हमारे देश में नहीं की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, देखिए आपको ये बतानी है। तो देखिए, राजमन्नार है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, सरकारिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुंछी आयोग भी संबंधित है। ये तारकुंडे जो समिति है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। तो ये की थी अनुशंसा वेंकट चेल्लैया समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। अगला है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ। तो पूरे देश में कब लागू हुआ आपको बताना होगा। ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1993। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। पहला बता रहा है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बी है, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। तीसरा है, ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा
सकता है। चौथा है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है। तो इसमें देखिए जो आपका सही है वो ऑप्शन बी सही है कि किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जा सकता है। और ये इसलिए गलत है सी कि ग्राम सभा में केवल एक ही गांव, बिल्कुल नहीं। उस पंचायत में जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे ग्राम सभा में आते हैं, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है, ठीक है, वो सारे ही ग्राम सभा उनसे मिलके बनती है। अगला है, और जो पहला था कि 74वें संविधान संशोधन, वो नहीं था, वो था आपका 73वां, ठीक है, यहाँ पे 73वां होना चाहिए था। बाकी इसमें सारे जो जितने भी मतदाता होते हैं वो सब ग्राम सभा में शामिल होते हैं उस पंचायत के, और ये भी गलत है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, ये बताना है आपको। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। बी है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो देखिए आपका ये तो बिल्कुल सही है ऊपर वाला, और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है असत्य एक्चुअली। सी है, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को, नहीं, ऐसा नहीं, यही हमारा गलत है, मतलब यही असत्य है। इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर यही है। और पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित हो जाए तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी, आपको बताना है। तो देखिए वो पूरी तरह से कि समय पूर्व विघटित हो गई कोई नगर पालिका, और अगर दोबारा गठित हुई है तो कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी। ऑप्शन ए दे रहा, गठन के पश्चात 5 साल तक, या 6 माह तक, या शेष अवधि तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें जो सही हो जाएगा। देखिए समय से पूर्व विघटित हुई है तो शेष अवधि तक के लिए वो कार्य करेगी जो नगर पालिका दोबारा निर्वाचित होगी। अगला है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं, तो ये 33% आरक्षित हैं। अगला देखते हैं, एक पंचायत के भंग होने के यहाँ पर डैश है, माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो ये 6 माह के अंदर नया चुनाव कराना पड़ता है अगर एक पंचायत भंग हो गई, उसके भंग होने के 6 माह के अंदर। अगला है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम कौन अधिसूचित करता है, ये पूछा जा रहा है। नगर पालिका का सीमा क्षेत्र तो ये करता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है, जो नगर पालिका हैं उनके लिए कितने विषय हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए उसके लिए 18 विषय हैं, और यहीं अगर हम लोग ग्राम पंचायतों के लिए कहें तो उनके लिए 29 विषय हैं, ग्राम पंचायतों के लिए, जीपी के लिए, ठीक है। अगला है, भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ, कहाँ पे स्थापित हुआ भारत का पहला नगर निगम, ये हुआ था मद्रास में। अगला देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, आपको ये बताना है। तो ये था 97वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था आपका 2011 में, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक भाग जोड़ा गया नया 9B, ठीक है। इसके अलावा 19 आर्टिकल है, 19 फर्स्ट के सी में चेंजमेंट हुआ, और 43 अनुच्छेद 43B में अमेंडमेंट हुआ। तो ये 3 जगह ये संशोधन किए गए, साथ ही साथ 9B पार्ट जो है हमारा वो संविधान में जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की
कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ऐसी अनुशंसा कौन से समिति ने की, आपको ये बताना है। ये अनुशंसा की थी पीके थुंगन समिति ने। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर की, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित भाग हमारा है 9B। ठीक है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो होता है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना, सबसे प्रमुख कार्य यही है। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत ये जैसे देश आज़ाद हुआ था उसके 2-3 साल के अंदर हो गई थी। तो आपको पता होगी कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 को। अगला देखते हैं कि राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। उस समय हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो इन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल को किया गया, 24 अप्रैल 1900 और ये किया गया उद्घाटन 2 अक्टूबर को। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, लेकिन ये उद्घाटन पहली बार अनौपचारिक जो किया गया तो वो करा गया तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला देखते हैं 1952 नहीं, यहाँ 1959 1952 यहाँ था हमारा। ये था 1959, 2 अक्टूबर 1959 को। फिर से देख लीजिए, कन्फ्यूज़न हो गई कुछ इधर उधर में। देखिए अनौपचारिक रूप से कब उद्घाटन किया गया नागौर जिले में राजस्थान के, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। जबकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब पूरे भारत में जो लागू हुआ था उसके आधार पर। अगला देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा जो किया जाता है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा, मतलब सी ऑप्शन, ए और बी दोनों द्वारा। ठीक है। अगला है हमारा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है, आपकी स्पेशल लीव पिटीशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143 है, ये बिल्कुल सही है आपका। अगला है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131, ये तो गलत है। ठीक है। अगला कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64। तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, और इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 127। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा। मतलब राष्ट्रपति जब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश को भेज रहा है तो उसका स्थानांतरण जो वो कर रहा है वो किसके परामर्श से करेगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही। तो वो ऐसा परामर्श जो लिया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के आधार पर। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले पूछा जा रहा है आपसे, तो तब हमारे पास एक ही था, प्रिवी काउंसिल, वही है। अगला देखते हैं, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। कहने का यहाँ ये मतलब है कि राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो फिर कौन ऐसे में राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो देखिए ये एक ऐसी स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सर्वोच्च ही न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होगा, जो भी उस समय वरिष्ठतम होगा, उसको राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, बिल्कुल नहीं। विधायिका या कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, ये सही है। सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, ये भी आपका सही है। और न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना, ये भी ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो सिर्फ देखिए ए नहीं है, ये ए ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी तीनों सही है हमारे, 2, 3 और 4। तो हमारा ये ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 39 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे हमारे सम्मिलित हो जाएगा, क्या मौलिक क्षेत्राधिकार सम्मिलित है अपीलीय, इसके ऑप्शन होंगे जिस सेकेंड ये प्रश्न आई थिंक पूरा नहीं, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, कौन से सम्मिलित हैं आपको ये बताने। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, कूट रूप में दिए गए होंगे, एक सेकेंड। तो देखिए इसमें एक्चुअली सभी के सभी सम्मिलित हैं, सलाहकारी, परामर्श, रिट और जो भी था वो सारे के सारे चारों सम्मिलित, अपीलीय, चारों ही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे। तो आपको बताना उस समय प्रधान न्यायाधीश जो हमारे देखिए पीएन भगवती के टाइम शुरू हुआ था, पीएन भगवती जी थे 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति, हमारे कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। बी ऑप्शन है, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा कथन जो है वो पूर्णतः सही है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सही है हमारा, दोनों ही सही हैं। 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो या जिला न्यायाधीश के पद पे पहले से ही रहा हो वो, या और जो अनुच्छेद है वो 233 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है आपको। तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। वह राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या सी एक या अधिक से राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। बी और सी, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी गलत है, ये सी हमारा सही है, तो बी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर आपकी 62 वर्ष कर दी गई। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा किया गया। तो वो था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। अगला देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 215 में, उच्च न्यायालय को 215 में कहा गया है।
और जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो 127 के तहत है। ठीक है, अगला है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय 215, और सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा वो, सॉरी ये तदर्थ न्यायाधीश के बारे में है। और सुप्रीम कोर्ट में ये है अनुच्छेद, ये 129 के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के लिए है 129। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथनों पर आपको, पहला है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है, आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ये भी सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो हमारी ये तीनों ही जो कथन है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। तो उपयुक्त में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, तो ये तीनों ही कार्य हमारे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, या नियुक्ति चाहे अध्यक्ष हो या कार्यवाहक हो, कोई भी हो, वो राष्ट्रपति ही करेगा। अगला है हमारा प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है संसद के आदेश पर, राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यपाल के अनुरोध पर, या कभी नहीं। तो ये दे सकता है सलाह कब, राज्यपाल के अनुरोध पर। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है। मेरिट पद्धति, तो मेरिट पद्धति का प्रहरी जो है वो माना जाता है संघ लोक सेवा आयोग को, ये ऑप्शन सी। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है। नियुक्ति नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, हटाना पूछा जा रहा है कि कौन हटा सकता है। तो देखिए हटा सकता है राष्ट्रपति, जबकि यहाँ के अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। बस यही डिफरेंस है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। वित्त आयोग मतलब इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तीसरा, इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो देखिए ये इसका वर्णन 280 में है, ये तो बिल्कुल सही है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है, ये भी सही है, लेकिन इसका गठन संसद द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हमारा ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आपको बताना है कौन सा किया गया है। तो ये किया गया था 89वां संशोधन। ठीक है, 89। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है। ये नियंत्रक कैग मतलब परीक्षा, जो भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं, सरकार के जो लेखा जोखा करते हैं उसकी रिपोर्ट कहाँ किसको देते हैं। देते राष्ट्रपति को हैं, लेकिन फिर वो संसद में के पटल पर रखवाते हैं। और लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है किसे देते हैं, तो ये किसे देते हैं, ऑप्शन बी राइट, राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है, ये तो सत्य है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सत्य है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सत्य है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है, ये गलत है। ये प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, यही इसकी खास बात है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग है एक, क्या है एक,
क्या है नीति आयोग? तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय है कि वैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है? इनमें से कोई नहीं। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गैर संवैधानिक से मतलब कि इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान में कहीं नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। कैसे किया गया है? मूल संविधान में है, इसका जिक्र नहीं है। संविधान संशोधन के द्वारा किया गया क्या? नहीं, वो भी नहीं है हमारा। संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ है या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर? तो ये संसद में एक अधिनियम पारित करके इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपको बताना है। तो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, ये संथानम समिति द्वारा हुआ था और हुआ था 1964 में। ऑप्शन ए इज राइट। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद पूछा जा रहा है? भाग पूछा जाएगा तो भाग 2 है। तो अनुच्छेद कौन सा? 6 से 11 तक हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? एक्चुअली देखिएगा, यहाँ 5 से 11 होना चाहिए था, 5 से 11 में है। तो ये मानिए इस उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है सबके सही। 12 से तो देखिए राज्य शुरू हो जाता है, यहाँ भी 12 दिया। अब यहाँ सब में 6 दिया है, यहाँ पे जहाँ दिया भी है तो गलत है। इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी है इसका सही। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आपको बताने इनमें से कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ए है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, 2 है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, 3 है विधि के समक्ष समता। केवल नागरिकों को जो प्राप्त हो वो आपको बताना है। तो देखिए, विधि के समक्ष जो समता है ये सभी को प्राप्त है, सिर्फ नागरिकों को नहीं, ये सबके लिए है ये। लेकिन लोक नियोजन के विषय समता का अधिकार और संस्कृति, ये 2 चीजें सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है, भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। आपको इसमें उपयुक्त में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए, भारत और अमेरिका दोनों संविधान में संघीय नहीं है, संघीय नहीं है। देखिए, भारत में संसदीय है जबकि अमेरिका में संघीय है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? माफ करिएगा, देखिए इसमें एक्चुअली हाँ, भारत और अमेरिका दोनों में संघीय राज्य व्यवस्था, संघ और राज्य जहाँ अलग अलग नियम बटे होते हैं वो संघीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। कि और जो भारत में एकल है, ठीक है, और जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ये कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ पूछा जा रहा था इसमें। देखिए, इसमें दोनों ही सही हैं। तो कौन सा सही नहीं है में अगर, तो उपयुक्त में से कोई सही मतलब कोई गलत है ही नहीं इसमें, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं इसके। भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है, बिल्कुल अपनाया गया है। प्रणाली अगर पूछी जाती तो वो संसदीय प्रणाली है जबकि संघीय राज्य व्यवस्था है। और नागरिकता की अगर बात करें तो भारत में एकल है जबकि अमेरिका में दोहरी है। पूछा जा रहा था कौन सही नहीं है, तो ये दोनों ही सही है एक्चुअली। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 26 से लेके 28 में। आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो हमारा इसमें से देखिए डी सही नहीं है, डी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ 25 हो जाएगा एक्चुअली, 25 से 28। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला है, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। जो रिट होते हैं, आर्टिकल जो हमारा 32 से 32, उसमें 5 तरह के जो रिट हैं, उसमें से किसके अनुसार जो न्यायालय होता है वो सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। कोई ये बताना तो वो पूछता है। इसमें से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए आप, परमादेश रिट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जो होती है वो जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, तीसरा अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाउ वी लुक नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? तो जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत हो। बी है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, सी है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान, या डी राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। तो देखिए जो सी है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान जो होते हैं वहाँ पे पूर्णतः जो धार्मिक शिक्षा होती है वो प्रतिबंधित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति। 2 है अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ। तीसरा है अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, देखिए ए भी सही सुमेलित नहीं है, बी भी सही सुमेलित नहीं है, तीसरा आपका सही सुमेलित नहीं, तो विकल्प हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा कि ए और 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी? किस अनुच्छेद में थी आपको बतानी है। तो ये इनमें से कोई में नहीं थी क्योंकि वो 31 में वर्णित थी। ये कोई नहीं, वो 31 में थी पहले। अब कहाँ पहुँच गई है? 300 का, ए कहो या का कहो आप, इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार जो लिए गए वो यूएसए से लिए गए, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नागरिकों को विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये बहुत ही फेमस केस भी है, मेनका गांधी वर्सेस जो है, ये है हमारा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो हमारा ऑप्शन बी है, आर्टिकल 21। तो और जबकि अगर बात करें देश के अंदर घूमने वाली जब बात आती है तब वहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 आता है, ठीक है। ये देश के अंदर अबाध रूप से संचरण करने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और अनुच्छेद 43 का है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो हमारा जो सही ऑप्शन जो है, जो इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो अनुच्छेद हमारा वो ऑप्शन हमारा सी। अगला देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में विस्तृत है। बी है, इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। सी है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। तो इसमें से कोई भी असत्य हमारा नहीं है क्योंकि भाग 4 में है, 36 से 51 तक है,
आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। तो कोई असत्य इसमें नहीं है, तीन के तीनों ये सत्य हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हमारा 75 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फिर से आपको मिलान करना है, इसमें से कौन सही नहीं है। मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, आप अपना पढ़िए। और उसमें सही नहीं है ऑप्शन बी 48A। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सही है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, बाकी सब सही संबंधित है। अगला देखते हैं, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 39A आपको बताना है। तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध रखा जा सकता है। आपको बताना है। तो सिर्फ उसे 3 माह तक रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन के अधिनियम के तहत की गई है। तो ये की गई है हमारे 103 के तहत, ऑप्शन सी। अगला है, संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में, आपको ये बताना है। तो वो है भाग 11 में। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन के शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है, समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे है। समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारी संसद को है, केवल और केवल। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। जो केंद्रों के मध्य जो सामूहिक विवाद जैसे या विषयों की जो जांच होती है उसके लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो उसका गठन कौन करता है, आपको ये बताना है। तो वो करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था के निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है। तो वो करता है वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग वित्त आयोग करता है। इस समय कौन सा आयोग बन गया है, 16वां। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है। तो ये है केंद्र राज्य संबंध से। प्रस्ताव जो था वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देख। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है। ज्वाइंट जो स्टेट कमीशन होता है वो उसका गठन कौन करता है, आपको बताना है। तो ये करता है आपका संसद करता है, वो भी राज्यसभा बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। अगला, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे कहाँ पे होंगे, भारतीय क्षेत्र के अंदर, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों, विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सब जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी पे लागू होते हैं, सब जगह लागू होते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो कहीं भी हों उन सब पे लागू होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होगी। तो ये जो गारंटी होगी वो भारित होगी हमारी केंद्र सरकार अगर किसी राज्य द्वारा ऋण लेने पर जब गारंटी देगी तब ये भारित होगी आपकी केंद्र की संचित नीति पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। तो प्रशासनिक संबंध जो 256 से 263 तक हैं, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। अगला, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। हुई थी 1992 में। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है।
इस समय राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं आपको बताना है। देखिए आम आदमी पार्टी नहीं है राष्ट्रीय दल, बाकी एनपीपी है, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी होनी चाहिए। तो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दशा है, जो ए ऑप्शन आपका, ये पूरा होना चाहिए। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता उसको प्राप्त होना चाहिए, राज्य स्तरीय 4 स्टेट में। अगला है, देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे। 2019 में जो चुनाव हुए थे वो किस नंबर, मतलब कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपको वो बताना है। तो ये हमारे हुए थे 17वें लोकसभा के चुनाव। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिए हाँ, दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ये केवल निर्वाचित शामिल होते हैं, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? केवल एक सत्य नहीं है, 94 का ए गलत है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से आपको सही नहीं है ये बताना। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है, तो यही हमारा असत्य है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ना कि कॉलेजियम प्रणाली। तो हमारा कौन सा असत्य है? हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद दिए गए हैं, उपबंध दिया गया। 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 213 राज्यपाल का अभिभाषण, 174 विधानसभा का विघटन। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य में, 153 सही है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, 174 विधानसभा का विघटन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सही बताना है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति का सदन से कोई लेना देना ही नहीं होता। देखिए आप तो ये चीज़ जानते हैं। आपको राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में, तो ये ऐसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख कहीं भी नहीं दिया गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो है, वह मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है, वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारता रखता है। आपको इसमें से सत्य बताना है। तो यहाँ पे जो सत्य हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों ही बातें सही है राज्यपाल के लिए। अगला है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारता रखता है। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारता रखता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो कब जोड़े गए, कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं 42वें संविधान को। बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई। अगला है, सुमेलित नहीं, आपको बताना है। अनुच्छेद दिया गया है और उपबंध दिए गए हैं। 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 राष्ट्रपति की पदावधि, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो इसमें जो सही नहीं है, केवल सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं ये। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं कौन कौन। राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के उपयुक्त सभी। कौन सा ये आपको बताना, सम्मिलित होते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये बताना है आपको। तो देखिए जो सम्मिलित होते हैं सिर्फ सी सही है। अगला है 103,
राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देख लीजिए, संघ की कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है ये आपका। अब राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, तो ये भी आपकी बात सही है। अब तीसरा है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। आपसे सत्य पूछा जा रहा है, इसमें से क्या सत्य है, तो हमारे ये तीनों मतलब सारी बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। मौलिक कर्तव्य से, माता पिता अर्थात अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर, तो 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो यही सही नहीं है आपका। ठीक है, यही गलत हो गया पहला ही, बाकी सही होगा। संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें, सही है। संविधान का पालन करें, देश की रक्षा करें, ये सब सही है आपका। अगला, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक हो, सही है। 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, नहीं 35 होता है, लाभ के पद को धारण नहीं करता। कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन असत्य है। देखो ये तो सत्य है आपका, ये भी सत्य है। असत्य में केवल 2 आ जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन ए। देखिए बिल्कुल से साधारण से प्रश्न को एक कथन से करके और उलझा के पूछने से टिपिकल बना दिया जाता है। देखिए इस प्रश्न में वैसे कुछ भी नहीं था। अगला देखते हैं, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। फिर इसमें आपको असत्य बताना है कि कार्यकाल 5 वर्ष, यही गलत है क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत होता है, कभी भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल, बिल्कुल हो सकता है, ग्रहण कर सकता है। उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकता, पद पर अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक, है ना, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ क्या असत्य है यहाँ पे, देखिए क्यों नहीं, कौन सा कथन असत्य है। कार्यकाल तो देखो 5 साल होता है, ये तो बात सही है अगर यहाँ देखें, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने पर वो पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं है, तो यही असत्य, मतलब यही ऑप्शन हमारा यहाँ के लिए सही है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले चाहे जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। तो कार्यकाल की बात करी जाएगी तो 5 साल है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। कहने का मतलब यहाँ हमारा इस प्रश्न में जो असत्य बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये असत्य है, क्योंकि वो दोबारा भी नियुक्त हो सकता है, दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे। हमारे यहाँ की तो परंपरा है ये। अगला देखते हैं कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब, अच्छा अब यहाँ पे एज की बात करी जा रही है, राज्यपाल कितने साल के से ऊपर ही होगा, तभी जब वो 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला ये है कि किसकी नियुक्ति, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, मतलब कौन है इसमें से। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो महाधिवक्ता है ये राज्यपाल द्वारा, राज्य स्तर का है, स्टेट में होता है महाधिवक्ता। बाकी इन तीनों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें अगर देखें तो किसकी नहीं की जाएगी, आपकी ऑप्शन बी, महाधिवक्ता की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 109 हमारा, कौन सा सही नहीं है भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित। तो कौन सा सही नहीं है, आप पढ़िए चारों का चारों, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन बी सही नहीं है, पूरा पढ़िएगा आप इसको। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। केंद्र और संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, तो ये ली गई कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद जो थे वो प्रभावी हो गए। देखो उस समय सभी प्रभावी नहीं हुए थे, इसीलिए ये प्रश्न बना है। तो 16 अनुच्छेद जो थे वो प्रभावी हुए थे। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, नहीं, प्रांत में किया गया था, केंद्र में तो शुरुआत हुआ था। इसने प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है 112 से। देखिए उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे, उसका कौन सदस्य नहीं था, आपसे ये पूछा जा रहा। तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम से लिए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विस्तृत प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ। तीसरा, कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये होना चाहिए। तो कौन सा इसमें से बताना है जो आपको कि करे गए थे, वो काम बताने हैं आपको। तो इसमें से जो जो किए गए थे वो थे आपके, केवल एक किया गया था इसमें, ठीक है। ये बाकी ये कुछ अभी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। अगला देखते हैं। संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो हमारा जो इसमें सुमेलित नहीं है वो ये है, प्रांतीय के जवाहरलाल नेहरू जी थे, JB कृपलानी नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में से वह कथन किसका है कि उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ये किसने कहा था, आपको ये बताना है। तो ये कहा था सुभाष कश्यप का कथन है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया? किस अधिनियम को? तो ये दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा की विधि विरुद्ध घोषित किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा विधि विरुद्ध जो है वो घोषित किया गया था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। आज देखिए एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब इस प्रश्न को हम लोग अगले उसमें करेंगे। मैं आपको 100 नंबर प्रश्न से दोबारा करा दूंगी अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए, और मैं कुछ समझा भी नहीं पाऊंगी, बहुत जल्दी में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा नहीं तो मुझे, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इससे आगे के जो प्रश्न रह गए हैं वो मतलब 100 से लेकर 140 तक का प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कराती हूँ, ठीक है। कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।